उपस्थित सभागार में सभी को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम राम। आज के इस कार्यक्रम में टाउन हॉल में मैं बिना उनकी उपस्थिति नाम लिए बिना नहीं रहूँगा। हमारे आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम है गुजरात में, हमारे समाज से, हमारी कौम से हैं, उनकी अध्यक्षता में मंच पर विराजमान भारत सरकार में, मैं थोड़ा ये हटा लूँ मुझे नहीं, माइक में आवाज़ में मुझे कुछ फर्क लगा, थोड़ा मैं ऊपर था माइक नीचे था। हमारे यहाँ उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजीव जी बालियान, हमारे दूसरे यहाँ बहुत सीनियर साथी रहे, मेरे बड़े भाई की तरह, भारत सरकार में मंत्री रहे, हरियाणा में कई बार मंत्री रहे, पार्टी के प्रधान भी रहे और कई स्टेटों में ऑब्जर्वर रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिन्हें सबसे पहले जाट में पहचान सर छोटू राम के नाम से पूरे हिंदुस्तान में हुई थी जब तो देश आज़ाद ही नहीं हुआ था। उनके नाती हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। इसके बाद यहाँ उपस्थित श्री कमल जी पटेल जो मध्य प्रदेश से हमारे भाई हैं, हमारे समाज से हैं, जाट समाज से हैं। इसके साथ जो सौमीर जी सांगवान जो हमारे दादरी से विधायक हैं, और मंच पर बैठे जो राम सिंह जी कुलेरी, जिनका जो वीरेंद्र सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि अच्छा खाता काम होने के बाद भी वो इस काम पे लगे हैं, सब छोड़ के आपका साथ दे रहे हैं। मैं उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबको हमें इकट्ठा होने का एक अवसर दिया। मैं ये न्याय नहीं करूंगा अगर मैं इस जोड़ी का नाम नहीं लूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, आपका बालियान साहब का, मेरा कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, पर ये दो लड़के जो खड़े हैं इनका कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं, केवल ये कि हमारा समाज आगे कैसे जाए, इस करके जो आज ये कर रहे हैं। मैं इन्हें इस बात के लिए कहता हूं कि एक बार सब इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। इस सभागार में जब हम बैठते हैं, चारों तरफ जब ऊपर फोटोज देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हम किस समाज से, किस जात से, किस कौम से हैं। ये जिनकी फोटो देख रहे हैं, ये हमारा एक गौरव इतिहास है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। जब इतिहास पढ़ते तो उसमें देखा जाता है कि उस वक़्त की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, कि कहीं भी किसी भी राज्य का देखें। हमारे जो जाट थे उनका क्या था, मैं उस पर चर्चा करूंगा कि सब लोगों को ध्यान होगा कि जब पूरा भारत एक था, मैं 47 से पहले की बात कर रहा हूं, कि हम क्या थे, मैं उसका चर्चा करूंगा। एक बार पलसानिया साहब 2 मिनट जरा प्लीज। तब भारत जो था उसमें पेशावर भी था, लाहौर भी था, पाकिस्तान पूरा कराची तक का भारत था। जितने भी आक्रमण हुए, चाहे बाबर आए, चाहे अहमद शाह अब्दाली आए, मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनी आया, जब भी हिंदुस्तान पे आक्रमण हुए, उन्हें किसी ने लाहौर में नहीं रोका, उन्हें किसी ने हैदराबाद में नहीं रोका। जब भी करके आए तो पानीपत में लड़ाइयाँ हुई। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ इसके लिए मशहूर है, और वहाँ जो कौन थे वो हमारे पूर्वज थे। पानीपत में जितनी बैटल लड़ी वो जाट लड़े थे। कुरुक्षेत्र का इतिहास देखें तो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि कभी ये तो नहीं होता कि मध्य प्रदेश से या आसाम से चल के कोई पांडव कौरव वहाँ के लड़े, तो आप ये समझोगे पांडव कौरव भी इस धरती के थे, वो भी हमारे पूर्वज थे। समाज को
ब्राह्मण ने बनाया, आज भी बनाता है। और समाज में जो बने उसमें मैं कहता हूँ हम अलग कर रहे हैं। मैं तो इनसे कहता था, पहलवानिया साहब से, कलवानिया साहब से कहता कि यहाँ घोड़ा को भी बुलाते। रेड्डी, पटेल, कमल जी बैठे हैं, जाट, अहिर, गुर्जर, हम सारे ही जाट थे। आप देखें कि ब्राह्मण कश्मीर में पैदा हो गया, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया, मेरी बात को कोई अदरवाइज नहीं ले। ब्राह्मण हरियाणा में भी पैदा हो गया, ब्राह्मण तमिलनाडु में भी हो गया, केरला में भी हो गया। कोई ट्रस्ट बनता है तो उसका 51% उस ट्रस्ट का अपना मालिक बन जाता है, तो फिर ट्रस्ट उसी का हो जाता है। जाट यूपी से बाहर, राजस्थान से बाहर, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से बाहर, पंजाब से बाहर नहीं पैदा हुए, कहीं भी नहीं मिलेंगे। अब बिजनेस में आगे दूसरी बात है, पर ब्राह्मण पूरे देश में पैदा हुआ, समाज के निर्माता वो थे। इस करके हम रेड्डी, पटेल, गोड़ा जितने हैं वो सब हम जाट ही थे, अलग अलग स्टेट में पैदा हो गए। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा सबको, यहाँ भी अगर ये गोड़ा को बुलाते, अगर आप आंध्रा में जाएं तो रेड्डी को साथ बुलाएं। इस सम्मेलन को जो हम चला रहे हैं इससे सब लोगों में फैला के करें। एक बच्चा बोल रहा था मेरे से पहले, उसने जिक्र करा कि हम जाट नहीं कहें अपने आप को, हमने आगे बढ़ना है तो हमें बहुत समझ के चलना चाहिए। और मैं थोड़ा सा आपसे बताऊं कि एजुकेशन में भी हम कहीं पीछे नहीं है। कंवर नटवर सिंह जी जो हमारे विदेश मंत्री रहे, भरतपुर फैमिली से हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस में गोल्ड मेडलिस्ट थे। इंडियन फॉरेन सर्विस आईएएस से भी आगे। जब उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलवाया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंट्रोड्यूस करा कि एक जाट का लड़का है जो आईएफएस में गोल्ड मेडलिस्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अगले दिन, वो प्रधानमंत्री थे, अपने ऑफिस में बुला लिया। और वो आदमी आज पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हैसियत पे एज फॉरेन मिनिस्टर वो गए, वो जाट थे। मैं दूसरा बताता हूँ कि आईएएस में, आईपीएस में 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। 12 लाख में जो पास करते हैं वो जब आईएएस की लिस्ट पे आती है, जो यूपीएससी फाइनल कर देता है इंटरव्यू के बाद, वो 1000 के करीब होते हैं। 890 और 940 और 960 और 1000 के आसपास, कभी 1100 भी हो जाते हैं। और उसमें आईएएस में प्रॉपर जो आते हैं वो आप ये समझिए कि 150 बच्चे आते हैं। मैं अपना भाषण बीच में रोक के एक बार हमारे महामहिम साहब आए, मैं सबसे कहूँगा खड़े होके ताली बजा के उनका स्वागत करें। आचार्य नरेंद्र देव जी हमारे बीच आ गए, हमारे महामहिम साहब आए हैं। मैं अपनी बात जो कर रहा था उससे आगे फिर बढ़ रहा हूँ कि उस लिस्ट में जो 1000 बच्चों की लिस्ट आती है, उसमें मैं बता रहा हूँ इस साल हमारे पंजाब के अगर साथ मिला लें तो 52 बच्चे हमारे आईएएस और आईपीएस में सिलेक्ट हुए। हम कहीं पढ़ने में भी किसी से कम नहीं। मैं महामहिम साहब आ गए, बहुत लंबा नहीं बढ़ा के थोड़ा आपसे अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करना चाहूँगा। नहीं, मैं बोलूँगा साहब। मेरा पलसानिया साहब का, कलवानिया साहब का बहुत पुराना परिचय नहीं है। मैं अब गवर्नर साहब के सामने ये बात कहना चाहूँगा, जब विज्ञान भवन में जाट संसद हुई थी तो मैं उसमें गया था। उसमें मैंने देखा कि एनआरआई आके हमारे जाट कितना काम कर रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं। इस करके जब ये दोनों मेरे पास आए, चौराम सिंह साथ थे, चंडीगढ़ की बात है, अब से कोई 1.5 महीना पहले की बात है, पर मैंने बच्चों को देखा कि इनमें बहुत जज्बा है अपनी कौम को आगे बढ़ाने का। मुझे ये कहने लगे कि जी हम उसमें इनवाइट करने आए हैं, आप वहाँ जरूर आए। मैं कहने लगा मैं आपसे कहूँगा कि हम किसान हैं, बेसिकली किसान, अगर किसान को आगे बढ़ाना है तो हमारा काम अधूरा रहेगा कि अगर उसमें महामहिम साहब को हम नहीं बुलाएं तो आप उन्हें जाके बुला के लो। मैंने महामहिम साहब से फ़ोन किया, इनके सामने ही फ़ोन किया
और ये बड़े व्यस्त थे। इन्होंने माफ़ी के साथ ये कहा कि चो साहब मेरा टाइम फाइनल है, इन्हें पूछ लो जो डेट हो। पर मेरे यहाँ प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी का बहुत आना जाना रहता है, अगर इन केस वो आ गए तो मैं क्षमा के साथ प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो सकता है। नहीं, मैं बधाई देता हूँ कि आज हमारे बीच में आप आए हैं। मैं एक बार फिर इनके लिए कहता हूँ तालियां बजाएं। मैंने इन्हें बहुत बार सुना है। 2 दिन पहले आप थे मामीन साहब, गुजरात के सीएम को लेके आए, वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, हरियाणा के हमारे सीएम थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और मैं भी था। वहाँ इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक ऐसा गुरुकुल बड़ा अभूतपूर्व इन्होंने बनाया है, जिसमें मैं इनका लाइफ का पूरा जीवन का बता रहा हूँ कि एक कोठड़े से इन्होंने अपना गुरुकुल शुरू करा और आज उसमें 7000 बच्चे हैं। ITI और इसमें जैसे आपका सीकर और झुंझुनू में जो चल रहा है वो इन्होंने वहाँ कर दिया। और खेती में तो ये बताएंगे कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं थोड़ा सा कौम के लिए कहूँगा कि एक बार दिल्ली में, मैं इसे पॉलिटिकली चर्चा में नहीं पर उस कौम का जज्बा क्या उसका जिक्र कर रहा हूँ। जो देवीलाल जब 1989 के चुनाव में जीत गए थे तो एक विजय रैली थी बोट क्लब पे, उसमें सारा हिंदुस्तान को सब अपोजिशन पार्टी के थे, उसमें अडवाणी जी भी थे, वाजपेयी जी भी थे, चंद्रशेखर, VP सिंह सब लोग थे, NTR हेगड़े भी थे। बोट क्लब पे रैली थी, भीड़ थी 7-8 लाख की। और भीड़ जब सारा समाप्त हो गया, रात को जब हम खाना खाने लगे तो एक चो वीरेंद्र सिंह है, चो वीरेंद्र सिंह उन्हें जानते, वो हमारे IPM मिनिस्टर थे, अब नहीं आज दुनिया में। चो साहब ने उन्हें मुझे बुला लिया अंदर, जब सब लोग चले गए। NTR हेगड़े भी बैठे थे हरियाणा भवन, कहने लगे भी बताओ क्या कहते हैं रैली के लिए, लोगों के क्या कमेंट्स हैं। जो वीरेंद्र सिंह कहने लगे कि NTR हेगड़े की बात बता रहा हूँ। वो अभी कह रहे थे कि भाई सम्मेलन तो हम भी बहुत बड़ा करते हैं। मैंने हेगड़े साहब का यहाँ आपके जनता पार्टी जब विलय हुआ था तो मैं उस दिन था, ये 89-88 की बात है, आपके यहाँ हेगड़े साहब का सम्मेलन था, सारा जनता दल यहाँ बना था। पर NTR हेगड़े कहने लगे कि हमारे यहाँ आपके यहाँ हेगड़े जब बोल रहे थे तो सीटियाँ बज रही थी, और जब NTR साहब बोलते तो सीटियाँ बजती हैं। पर वो कहने लगे कि NTR हेगड़े ये कहने लगे कि हमारे लोग तो सीटी बजाते हैं, पर ये हरियाणा के लोग जब इकट्ठे होते हैं बोले इनका नारा जिंदाबाद मुर्दाबाद धोती का एक तरफ से पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ नीचे नहीं आएगा जब तक कौम को जिंदा नहीं करते हैं। बोले इतना शोर कहीं भी नहीं होता। तो चो साहब कहने लगे बोले कौम जैसी कौम तो दुनिया में नहीं है, जाट तो जाट है। तो भाई आपकी हमारी कौम का कोई मुकाबला तो नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि समझदार बनो। जाट कहने से चिढ़ते हैं, जाट हम अपने समाज में कह लें वो एक बढ़िया बात है, पर बाहर बढ़ो तो केवल किसान की बात करा करो। ये चो चरण सिंह भी कहते थे, सर छोटू राम भी कहते थे, चो देवीलाल भी यही बात कहते थे। मैं थोड़ा सा एक सुझाव दूंगा, मैं सब फोटोज देख रहा था, यहाँ अच्छा लगता कि अगर चो कुंभाराम और नाथुराम मिर्जा जी की भी फोटो लगती, शीशराम जी ओला की भी लगती तो ज़्यादा बढ़िया। कह रहे हैं बाहर लगाई है, बहुत बढ़िया बात है। मैं दूसरा एक कहूँगा, पानीपत की लड़ाई में मैंने माधवराव सिंधिया जी को सुना था, एक बार मेरे यहाँ मीटिंग थी, आज तो नहीं, ग्वालियर के महाराजा थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के फादर थे। एक बार एक सभा में बोले थे, हरियाणा में मैंने ही सभा करी थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। कहने लगे हरियाणा के जाटो हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं, मराठा वंश आज भी तुम्हारे करके जिंदा है। पानीपत की लड़ाइयों में जब मराठा के महाराज घेरे गए थे तो हरियाणा की जाटों ने घेर के उन्हें ग्वालियर हमारी औरतों को वहां पहुंचाने का काम करा, ये हरियाणा के जाटों ने करा था। मैं शुरू में अपना परिचय देना भूल गया, कुछ लोग जानते हैं, सब नहीं जानते। हम बीकानेर से आए हैं, हमारा निकास नोखा से है। कभी 200-300 साल पहले हम आके हरियाणा में बस गए, चौटाला गांव में बस गए, उसके बाद फिर हरियाणा की राजनीति में रहे, पर असल हम मूल निवासी राजस्थान के हैं। और मेरे ख्याल में कमल जी तो कह ही रहे थे, जो वीरेंद्र सिंह भी मैं समझता हूँ कि कभी न कभार बांगर बेल्ट से, कभी राजस्थान से ही शायद आप आए होंगे।
सबका निकास राजस्थान से हुआ है। पर मैं एक बात कह रहा हूँ, आप इसे अदरवाइज नहीं लेना। हरियाणा में जाट 23.5 है, पंजाब में जाट 24.7 है और राजस्थान में जाट 27% है। हमारे यहाँ चौधरी बंसीलाल 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जो देवीलाल 7 साल रहे, ओम प्रकाश जी 6 साल रहे, हुड्डा साहब 10 साल रहे। पंजाब में तो बनता ही जाट मुख्यमंत्री है, पर राजस्थान में पता नहीं अब तक जाट को ये ताकत क्यों नहीं मिली। मैं 27% से कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी इस बात पे गौर करें। राजनीतिक इतिहास के साथ सब इतिहास लिखा जाता है। आप बहादुर को मो, समझदारी से आगे बढ़ो। वैसे वसुंधरा राजे भी तो थी, तो जाट के घर में ही आई है, मैं तो उसे भी ये नहीं कहूँ कि वो नहीं है। पर हमारा एक बहुत अच्छा लगेगा कि हम समझदारी से इस बात को बढ़ें। और मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि किसानी पे ज़्यादा जोर नहीं लगाएं। आजकल इसमें ज़्यादा पेट भरने के तो ऐसा काम है जिसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। राजस्थान में तो कुछ है ही नहीं, हमारे हरियाणा पंजाब में पानी भी बहुत है, फिर भी बुरी हालत है। हर किसान जमींदार जो है उसमें सभी आगे HDFC बैंक से पैसा लिए हुए हैं। और मैं सच्चाई की बात बता रहा हूँ कि 5-7 साल के बाद हमारी ज़मीनें भी बैंक में चली जाएंगी, बैंक का पैसा देना पड़ेगा, रुक नहीं सकता, हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपसे कि एक रेडी आप कहीं भी देख लें, नागौर में देख लें, जोधपुर में देख लें और बेंगलुरु में देख लें, एक रेडी पे जो रेडी की कीमत है उस पर जितना सामान रखा है, चाहे सब्जी है, चाहे उस पर फल है, चाहे उस पर दही भल्ला है, वो 1 लाख से ज़्यादा कीमत नहीं है। और वो 1 लाख वाला आदमी शाम को 5,000 कमाता है और उसका बच्चा सुबह टाई बांध के रिक्शा में बैठ के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके घर में एंटीना लगा है। और जिस किसान की ज़मीन आपके राजस्थान में भी, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ तो 30 लाख कम से एकड़ का भाव नहीं है। 1 एकड़ ज़मीन मैं कर्नाटक में भी अगर कहूँ, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में तो थोड़ा सा सस्ती है और जगह से, पर अगर बाकी जगह देखें तो 25-30 से कम भाव नहीं। 4 एकड़ ज़मीन 1 करोड़ की है। उसके बच्चे की ये हालत है कि स्कूल में फीस दिए बिना उसका नाम कट जाता है। जो 1 करोड़ का मालिक है उसकी ये हालत है। और उसके जब बच्चा अगली क्लास में जाता है तो पहले वाली किताबें जो पुराने स्टूडेंट से 30% रेट पे लेके अपनी स्टडी शुरू करता है, घर में नई किताबें नहीं खरीद सकता। और घर में लड़की आती है तो 1000 रुपये अगर लेके उस लड़की को कपड़ा देना है तो उसे 4 रुपये 3 रुपये मुँह मांगे ब्याज पे लेना पड़ता है। ये हालत है, ये सच्चाई की बात कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खेती से या तो महामहिम साहब की बात मान लो, ऑर्गेनिक पे आ जाओ, और या फिर खेती से बिजनेस में आओ। मैं सैन फ्रांसिस्को का एक उदाहरण दे रहा हूँ। डॉक्टर राज सिंह दहिया आए, NRI में शायद वो भी आए थे पिछली बार जब संसद वहाँ हुई थी विज्ञान भवन में। वो सैन फ्रांसिस्को में मैं गया था। उनके यहाँ पूरे परिवार के रिश्तेदार के 62 घर अकेला उसमें ले गया, जिसे जाट नगर लिखा है। सारे जाट जो उसके रिश्तेदार थे सबको वहाँ ले गया। मैंने सुना कि बेंगलुरु में अकेले में 5000 जाट परिवार हैं जो बिजनेस करके, चाहे वो राजस्थान से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं से भी आके यहाँ बस गए। भाई मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप और लोगों को भी लेके आओ, इसमें आगे बढ़ो। और अगर आप थोड़ा सा सैन फ्रांसिस्को वाला मॉडल कर गए तो मैं आपसे बताऊँगा कि जो वीरेंद्र सिंह कह रहे थे 23 से 2 करोड़ हो गए, तो आपका अगला जो परसेंटेज है वो 27% से बढ़ते जाओ। आप पूरा बेंगलोर ही आपका होगा। ये काम आप कर लें। दूसरा, मैं आखिर में एक बात आपसे कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे, इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम पैसा करने तो इकट्ठा नहीं आए, पर आज के काम में बिना पैसे भी काम नहीं चलता। अगर आप कहीं भीड़ टाउन हॉल को भी किराए लेते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे शहर का सबसे महंगा ये हॉल है। यहाँ सम्मेलन कराना, सबके लिए होटल बुक करना,
चैचो राम सिंह बहुत धनाढ़ आदमी है, कर दिए होंगे। बेंगलोर में आप सब बिजनेसमैन, आप सब ने साथ दिया होगा, पर फिर भी चलाने के लिए चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि आगे पलसानिया साहब, कलवानिया साहब लिख लो, जब भी हर साल आप जाट संसद करें, रणजीत सिंह अपना पर्सनल 5 लाख रुपए आपको देगा अपने समाज का। और मैं इससे कहूँगा कि वीरेंद्र सिंह तो हरियाणा का कह रहे थे, मेरा सुझाव है कि एक सम्मेलन मैं देख रहा था, आपके वो नागौर से हैं, आपका नाम आता है कई बार उनका, अब मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, राजस्थान में अच्छी भीड़ करते हैं वो। क्या नाम है उनका? चलो जो भी है, मेरी एक बात सुनो, मैं जो क्या कह रहा हूं, आप सब पॉलिटिकली लोगों को छोड़ दो। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये 2 जो बच्चे हैं इनको हम भी पूरा आशीर्वाद देंगे। इनको राजस्थान में जिस दिन ये सम्मेलन करें, इनकी 5 लाख की भीड़ करो, सारा राजस्थान का इतिहास बदल देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ये बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, इनकी बढ़त को कोई नहीं रोक सकता। जाट जो है मुझे पता तो नहीं, पर मेरा अंदाजा है जो नाम रखा गया है कि जो जिंदा है और अटल है, और जो तूफान है उसकी भाषा जाट है। तो आप लोग जो हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं जिस स्टेट से भी आए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। कौम से पहले कोई नहीं होता, पर अपनी कौम को थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ना है, बहुत समझदारी से बढ़ना है। हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, गुडविल बना के आगे बढ़ना है, और लोग ये भरोसा करें कि इस आदमी पे भरोसा कर जाता है। हमें हर बरादरी, हर कौम को साथ लेके चलना है। रेड्डी है उन्हें साथ लो, पटेल है उन्हें साथ लो, घोड़ा है उन्हें साथ लो, हर जगह जाओ उन्हें आगे रखो कि हम आपके साथ हैं। ये करके अपने मुहिम को आगे चलाओ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।